नमस्ते। आप सभी का स्वागत है स्टैंडर्डाइजेशन चैप्टर में। स्टैंडर्डाइजेशन पर आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में, और इसके अंदर हम प्राइमरीली इक्विवेलेंट वेट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट समझेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो चल शुरू करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन पर बात करने से पहले हम पहले ये देख लेंगे कि अब तक हमने क्या क्या कवर किया है हमारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज में। हमने सबसे पहले यूनिट्स चैप्टर को कवर किया, जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट को देखा, उसकी नीड क्या है, उसके अलग अलग सिस्टम्स क्या है, एसआई सिस्टम, आईयूपीएसी, आईयूपीएपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमने ली कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर जैसे यूनिट्स, फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, अलग अलग मोल कंसेप्ट हमने देखे, मोलर मास, इन सभी का हमने स्टडी किया, इनका सिग्निफिकेंस और इनके एप्लीकेशंस केमिस्ट्री में क्या होते हैं, केमिस्ट्री के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या होते हैं, अलग अलग रिसर्च स्टडीज में क्या होते हैं, वो भी हमने देखा। फिर हमने कुछ एडवांस्ड एलिमेंट्स यूनिट्स की भी पढ़ाई की, जिसमें मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसे कंसेप्ट्स भी इंक्लूडेड थे। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर कवर किया, जो था नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हमने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, उसका मतलब, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, वो देखा। नॉर्मेलिटी में उसके फॉर्मूलाज किस तरह से बने बने हैं। उसमें फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट की पूरी कंसेप्ट की हमने पढ़ाई की। एसिडिटी, बेसिसिटी और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं वो भी हमने देखा। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे किया जाता है ये हमने डिस्कस किया। नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी के जो काफी सारे पॉइंट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। हमने ये देखा कि किस तरह से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फर्क होता है। इसके साथ साथ हमने एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किया दोनों में। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आपको नॉर्मेलिटी भी पता होगी हमेशा। तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हम देखेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन सेक्शन में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन को डिफाइन करना। वी आर गोइंग टू डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, और सिर्फ वहीं पर नहीं रुकेंगे हम, उसकी नीड, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसके अलग अलग एप्लीकेशन, इसकी जरूरत है कि स्टैंडर्डाइजेशन की, इस पर भी काफी सारा डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। तीसरा जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, वो होगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को डिफाइन करना कि ये होते क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते क्या है एक्चुअली, राइट। और फिर फोर्थ पॉइंट होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम टाइट्रेशन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। टाइट्रेशन होता क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनएओएच विद केएचपी, इसकी भी हम पढ़ाई करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एनएओएच एंड केएचपी सॉल्यूशन, ये भी एक तरह का प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एनएओएच और केएचपी के सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं जब आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से होता है, और नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन भी किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन क्या होती है। स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अ सॉल्यूशन। अब देखिए, इस डेफिनेशन में आप एक सेकंड के लिए ऐसा कीजिए कि जो इसके ब्रैकेट में जो वैल्यूज दिए हैं, जैसे मोलैरिटी पहले लिखा हुआ है, राइट, मोलैरिटी के साथ साथ यहाँ पर मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी के साथ साथ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसी चीजें ब्रैकेट में लिखी है, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर ध्यान देंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, और वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट अनदर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट या डिटरमाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड एज टाइट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सॉल्यूशन। तो एक कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के साथ आपको जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, उनको आप टाइट्रेट करोगे, और टाइट्रेट करके आपको दोनों में से जो भी अननोन सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, राइट। तो ये एक तरह से जो हम मार्केट प्लेस में कभी कुछ वेजिटेबल्स या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किस तरह से वेइंग बैलेंस में हम मेजर करते हैं ना, एक तरफ हम वजन रखते हैं, वेट बार रखते हैं, और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वो रखते हैं। और फिर कंपैरेटिव जब वो इक्वल माने जाते हैं, जब आपका जो वेइंग बैलेंस होता है वो दिखा रहा है कि दोनों पैन्स में इक्वल अभी मास या फिर वेट कलेक्ट हो गया है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई, अब हमारा जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए था हमें मिल गया है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक अननोन सॉल्यूशन, एक नोन सॉल्यूशन है।
दोनों का आप कंपेयर करोगे, और जब वो इक्वल हो जाएंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो सैंपल था वो सैंपल का क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना था। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलरिटी में मेजर करते हैं, ये तो हम जानते हैं, दैट इज इजी इनफ। यहाँ पे दो वर्ड्स आगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये क्या है ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए बस इसे थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, इसके लिए डेडिकेटेड पोर्शन है इसी सेशन के अंदर। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो रिलायबल मानी जाती है, जिसको स्टेबल कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसेस। ये प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। एक ग्रोसरी शॉप में आप कुछ वेइंग कर रहे हो, या फिर वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, या फिर आप किसी एकदम एडवांस्ड साइंटिफिक लेबोरेटरी में अगर कोई एकदम हाईली टेक्निकल हाई एंड टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हो, सभी सिचुएशंस में स्टैंडर्डाइजेशन आवश्यक होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन की जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई, जो इस बबल में दी है, ये जो बबल है इसके अंदर जो डेफिनेशन है, एक बात याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई डेफिनेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन एक जनरल कंसेप्ट ही होता है, और जनरल कंसेप्ट यानी कि ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पर अब जब भी हम किसी वस्तु को यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल के अंडर लाना चाहते हैं, परव्यू में लाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। महाराष्ट्र में जब आप बनानास परचेस करते हैं तो बाय डजन लेने पड़ते हैं आपको, राइट? सो यू विल आस्क द प्राइस फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ मनी नीड्स टू बी पेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर 1 डजन ऑफ बनानास। लेकिन वही बनाना अगर आपको गुजरात में खरीदना है तो किलो पर मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग यूनिट यूज हो रहा है, गुजरात में अलग यूनिट यूज हो रहा है। अब यही बात अगर आप लेबोरेटरी लेवल पर देख लो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? जैसे कि किसी प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए एक लेबोरेटरी दूसरा पैरामीटर यूज कर रही है, और उसकी कंपीटिंग लेबोरेटरी कोई प्रोसीजर ही अलग यूज कर रही है जिसका कुछ लेना देना नहीं है, देयर इज नो ओवरलैप। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों को कंपेयर करना सही बात नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पैरिटी होती है, डिफरेंसेस होते हैं, एंड these differences have not been accounted for completely through processes like calibration. ओके, तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का जो इश्यू होता है वो इसलिए आवश्यक होता है, समझना कि स्टैंडर्डाइज जब हम किसी भी पैरामीटर को करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा अक्रॉस द एंटायर फील्ड ऑफ साइंस, और दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल यूएसबी पोर्ट है आपका। आपके कंप्यूटर्स में आप पेन ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट पे लगता है, राइट? ये जो यूएसबी पोर्ट जो डेवलप हुआ था, ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए ही डेवलप हुआ था, ताकि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जो आप कहीं भी जाओ, किसी भी सिस्टम में आप लगाओगे तो आपको डेटा एक्सेस करने का चांस मिलेगा। अब समझ लीजिए हर कंपनी अपने लिए अलग से एक सॉकेट बनाएगी स्पेशल, पेन ड्राइव जैसे जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है उनको अटैच करने के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। जितनी कंपनीज है उतने टाइप के पेन ड्राइव आपको खरीदने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो कन्वीनियंस के लिए उस चीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी तरह की यूनिफॉर्मिटी लाना इन जनरल, लेकिन केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये डिटरमाइन करने के लिए उसको किसी भी नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करना। इसका एक काफी इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन मैंने छोटा सा यहाँ पर बनाया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम जब भी मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इस केस में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको 2 kilograms ऑफ कैबेज, 2 kilograms ऑफ टोमेटो और 2 kilograms ऑफ एग प्लांट खरीदना है। ओके, तो यहाँ पर तीनों सब्जियों के फोटो है। अब आप क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने, मतलब जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, 2 किलोग्राम का एक वेट बार लिया, उसको वेइंग बैलेंस के एक पैन में रख दिया, और फिर दूसरे पैन में उन्होंने क्या किया, कैबेजेस रख दिए। जब वो मेजरमेंट कर रहे थे तो ये ध्यान में आया कि 3 cabbages आर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 किलोग्राम, राइट? तब जब हमें पता चल गया 2 किलोग्राम है 3 cabbages का वजन एग्जैक्टली, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, इन कैबेजेस को यूज कर सकते हैं एज ए वेट बार टू मेजर टोमेटोज 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम सॉरी, एंड 2 किलोग्राम एग प्लांट्स ऑल्सो। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक नॉन क्वांटिटी ली जो कि 2 किलोग्राम का वेट बार था, उसके बेसिस पे एक अननोन क्वांटिटी को क्या किया, हमने डिफाइन किया, कैलिब्रेट किया, स्टैंडर्डाइज किया, और फिर उसका इस्तेमाल करके हमने फिर बाकी के जो अननोन क्वांटिटीज थे उनको भी मेजर कर लिया। कितना सिंपल है, राइट? तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अननोन वैल्यूज का इस्तेमाल करके, सॉरी, नोन वैल्यूज का इस्तेमाल करके अननोन वैल्यूज को मेजर करना, ये हमारा
ऑब्जेक्टिव होता है। और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने क्या किया, जब इस 2 किलोग्राम के साथ कंपेयर कर दिया कैबेजेस को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कैबेजेस को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। वी हैव स्टैंडर्डाइज द कैबेजेस नाउ। वी नो दैट 3 cabbages आर इक्विवेलेंट टू 2 kilogram mass, and then we can use these 3 cabbages to weigh other ingredients also, and they will also be in turn be standardized again. तो आप आगे और चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, फिर अभी 2 किलोग्राम टोमेटो आपने मेजर कर लिया, तो इन 2 किलोग्राम टोमेटोज को आप यूज कीजिए एक प्लांट को मेजर करने के लिए, या फिर आपने 2 किलोग्राम एक प्लांट यूज कर लिए, उनको में यूज कीजिए। अब ये सब करने की आवश्यकता क्यों है, राइट? ये सिंपल सा सवाल किसी के भी मन में आएगा कि 2 किलोग्राम का जो वेट बार है, अगर वो आपके पास है, तो ये आप कैबेज, टोमेटो, एक प्लांट का क्यों इतना सब झमेला कर रहे हैं, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये काफी लेजिटिमेट है। इसका कारण ये है कि नॉट ऑल स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द प्रोसेसेस, स्पेशली इन केमिस्ट्री। जब भी हम केमिस्ट्री में किसी स्टैंडर्ड को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें टाइट्रेशन करना पड़ता है, और टाइट्रेशन इज बेसिकली केमिकल रिएक्शन, और नॉट ऑल केमिकल्स रिएक्ट properly or very well with प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड भी एक केमिकल है, उसकी भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ जगह पे वो कंपेटेबल है, कुछ जगह पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर बार हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उससे रिलेटेड कुछ और रीजंस भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्टैंडर्ड बहुत महंगा होता है, सो यू कैन नॉट कीप ऑन यूजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? यहाँ पर वेट बार तो वैसे सस्ता है और बार बार यूज किया जा सकता है, ये बस एक एग्जांपल है। लेकिन केमिस्ट्री में जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, वो काफी महंगे होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड के होते हैं, एक्सट्रीमली प्योर। तो उनको आप जब चाहे तब अपने मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कैबेजेस है, टोमेटोज है, ऐसे ही केमिस्ट्री में जो दूसरे स्टैंडर्ड्स होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अलावा, उनको अगर आप यूज करोगे, तो आपको मच लेस एक्सपेंसिव वो होगा, और साथ ही साथ अच्छी केमिकल कंपेटिबिलिटी भी मिलेगी। ये बेसिक आइडिया थी स्टैंडर्डाइजेशन की। द कैलिब्रेशन, दिस कैलिब्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो कैलिब्रेशन कर दिए हमने अलग अलग चीजों का, हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी कह सकते हैं। कि अब हम जानते हैं कि ये वेट बार इज इक्वल टू 3 cabbages इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ टोमेटोज इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ एग प्लांट। ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। तो बेसिकली आपके पास जो भी अननोन क्वांटिटीज थी, वो सारी अब आपको पता हो गई है। व्हाई डू वी स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस? हमें सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्यों है? इसका आंसर ये है, इन इंडस्ट्रीज standardized solution is required to check the concentration and purity of raw materials and products. तो किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपको जो भी रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट जो आप कंज्यूम कर रहे हो और बना रहे हो, उनका जब आपको टेस्टिंग करना होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, आपको टाइट्रेशंस करने पड़ते हैं। और उन टाइट्रेशंस में जो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? अलग अलग सॉल्यूशंस टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, टू चेक वेदर दे आर फिट फॉर द इंटेंडेड यूज। उस सिचुएशन में आपके काम में स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ही आते हैं, और इसीलिए उनको स्टैंडर्डाइज करना भी आवश्यक होता है। देखिए, हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल होता है जो अननोन होता है, राइट? तो वो अननोन वेरिएबल हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें बाकी के सारे वेरिएबल्स के बारे में पता हो, क्योंकि रिलेशनशिप हमें पता होती है। मोर देन 2 वेरिएबल्स अगर अननोन है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर उससे भी ज्यादा अननोन है तो और भी थोड़ा मुश्किल होता है। बात यह है कि इक्वेशन को तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आपके पास रेलेवेंट पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी हो, और उसके बेसिस पे आप कर सकें आपका जो टाइट्रेशन है और प्यूरिटी डिटर्मिनेशन के जो कैलकुलेशन है, वो तो उसके लिए एक पैरामीटर को छोड़ के बाकी सब पैरामीटर पता होने चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यही करते हैं कि आपको जब आपके सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है, तो उस प्रोसेस में सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो टाइट्रेशन होगा, उसमें इन्वॉल्व जितने भी सॉल्यूशंस हैं, सभी सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन और प्योरिटी आपको पता होना चाहिए। और उसी वजह से फिर जितने भी सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं टाइट्रेशन में, सभी को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, अदर देन द सैंपल सॉल्यूशन, क्योंकि सैंपल सॉल्यूशन तो हमारा टारगेट है, राइट? उसको हमें उसका एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो उसके पहले हमें बाकी सबको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। अगर सबका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे अगर हो रहा है, तो फिर उसके बेसिस पे, मतलब अनस्टेबल अगर केमिकल रिएक्शन है आपका, तो आपका जो सॉल्यूशन है, सैंपल सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ये सिग्निफिकेंस होता है स्टैंडर्डाइजेशन का और स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस का। Standard solution is a solution of a known concentration
To know the strength of a solution, the weight of the solute must be known, which has been dissolved in a known volume or weight of solvent or solution. तो देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन एकदम स्ट्रेट है, ये आप ठीक से समझ लेंगे ना तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच अ नोन क्वांटिटी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वांटिटी क्योंकि हम नहीं जानते कि सोल्यूट कौन सा है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैसेस भी हो सकता है, राइट? तो सोल्यूट जो है, अ नोन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए। ये तीन पैरामीटर्स अगर आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के तो आप उसको एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। क्या तीन पैरामीटर्स हैं? known quantity of solute dissolved in known quantity of solvent to create known quantity of solution। तो ये तीन पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सभी केसेस में, क्योंकि इसके बिना आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही नहीं बना पाएंगे अगर आपको आइडिया नहीं है तो चलिए देखते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। इट इज अ कंपाउंड ऑफ सफिशिएंट प्यूरिटी which a standard solution can be prepared by direct weighing and dissolving in a known volume or weight of solvent or solution। क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड? एक ऐसा कंपाउंड है जो सफिशिएंटली प्योर है, राइट, जिससे आप एक फ्रॉम विच एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हो बाय डायरेक्टली वेइंग एंड डिसॉल्विंग इन अ नोन वॉल्यूम और वेट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो इतना प्योर है और इतना स्टेबल है कि आप उसका इस्तेमाल करके सिर्फ वेइंग बैलेंस पे आप वेट कर लीजिए और फिर वही वेट आप एक नॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना लीजिए जिसका हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कितना वॉल्यूम है। तो ये आपको प्राइमरी, ये इसको आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऑक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, बोरैक्स एंड और सोडियम टेट्राबोरेट। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है बट दीज आर नॉट दी ओनली प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं जिनको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सारे केमिकल्स है, हर जगह पे इनको इक्वली आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है अपनी, इनकी अपनी अपनी केमिकल रिएक्टिविटी है, टेंडेंसीज है, उनके बेसिस पे कुछ सिचुएशंस में हो सकता है प्राइमरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली यूज कर सको, लेकिन ऐसे कई सारी जगह वहां पर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और क्योंकि आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो आप इनके बेसिस पर टाइट्रेशंस पूरे करके अननोन सैंपल्स के कॉन्सेंट्रेशन भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का बेसिक रोल क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड का बेसिक रोल ये है कि जो भी टाइट्रेशन आपको करना है, उस टाइट्रेशन में जो भी स्टैंडर्ड आपको यूज करना है, जिसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहेंगे, उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है, राइट? सो प्राइमरी स्टैंडर्ड एक स्कूल या फिर एक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी समझ लीजिए, है ना? वॉर करनी है आपको, तो वॉर करने के लिए आपके पास सोल्जर्स होने चाहिए, और सोल्जर्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने वाले। तो दिस इज काइंड ऑफ दैट सिचुएशन। तो सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने वाले वॉर करने के लिए नहीं जाते हैं, वॉर करने के लिए सोल्जर्स जाएंगे, लेकिन सोल्जर्स को वॉर के लिए रेडी करने का काम कौन करेंगे? उनके टीचर्स, उनके मिलिट्री ट्रेनर्स। इस बात को समझिए। उसी तरह से प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को रेडी करता है टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो खुद नहीं जाता, राइट, अनलेस देयर आर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड खुद नहीं जाएगा, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड जाएगा टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कुछ इस तरह का है, कंपटीशन है कोई भी तो उसमें भी यही आप एग्जांपल दे सकते हो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड बेसिकली इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज द सेकेंडरी सॉल्यूशन व्हिच इज देन यूज्ड फॉर टाइट्रेशन प्रोसेसेस। अब कुछ प्रॉपर्टीज है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के जो होने चाहिए, उसमें कुछ फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स। ये फीचर्स जब तक किसी भी केमिकल में ना हो उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड आपके तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्या है? इट शुड बी एक्सट्रीमली प्योर, अबाउट 99.99% तो होना ही चाहिए उसका प्योरिटी। ओके, इट रिमेन्स अनअल्टर्ड इन एयर ड्यूरिंग वेइंग। तो जब आप वेइंग कर रहे हो तो हवा में जब वो आता है एयर के कांटेक्ट में तो वो अनअल्टर्ड रहना चाहिए। अब अनअल्टर्ड इसका मतलब क्या है, ये अगले पॉइंट में हम देखेंगे। तो बेसिकली वो स्टेबल होना चाहिए जब आप वेइंग कर रहे हो। इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और अफेक्टेड बाय CO2। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जब जब आप वेइंग कर रहे हो तो एयर के साथ उसका एक्सपोजर होता है, क्योंकि कंटेनर में से आपने बाहर निकाल दिया उसके, ऐसा कंटेनर जो एयर टाइट है। तो जब आपने उसको बाहर निकाल दिया, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हवा का जो पानी होता है उससे अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट अट्रैक्ट वाटर प्रेजेंट इन द एयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसे काफी सारे केमिकल्स है जो ऐसा होता है। आपके घर के अंदर ही कुछ है, नमक। नमक अगर आप थोड़ा सा ओपन करके अगर रख देंगे उसकी जो कंटेनर है तो इमीडिएटली वो गीला हो जाता है नमक कुछ घंटे बाद।
सेम सिचुएशन आपको इसके इस केस में मिलेगी। अगर आपका डिटर्जेंट पाउडर है आपके घर में, राइट, अगर उसका बॉटल या फिर कंटेनर अगर खुला रह गया तो वो भी ऐसा गीला गीला हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली हाइग्रोस्कोपिक केमिकल्स हैं, ये हवा का पानी खींचते हैं, राइट। ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, कोई भी केमिकल एयर में ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी केमिकल का किसी भी केमिकल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बॉन्डिंग करके, तो उसको आप ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, रस्ट। जब कोई भी लोहे की वस्तु होती है, आयरन से बनी हुई वस्तु होती है, जब उसको जंग लगता है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। और फिर अफेक्टेड बाय CO2, CO2 के साथ भी अफेक्शन हो सकता है। CO2 अलग अलग केमिकल्स पर एड्सॉर्ब हो जाता है, और जब एड्सॉर्ब हो जाता है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़े बहुत चेंज आते हैं। इट एक्ट्स लाइक एन इम्प्योरिटी। तो बेसिकली ये जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं जो हो सकते हैं ड्यूरिंग द वेइंग इटसेल्फ, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा आपका। प्राइमरी स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि we know everything about it and we know it extremely accurately, otherwise it cannot be used as a primary standard। हमें एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो सॉल्यूशन पर भरोसा होना चाहिए। और अगर वो इस तरह से अनस्टेबल होगा, हाइग्रोस्कोपिक होगा, ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टिबल होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता होगा, तो फिर उसको स्टेबल नहीं कहा जा सकता। स्टेबल नहीं कहा जा सकता इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होगा मतलब वो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सर्व नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट है, इट हैज अ हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सो दैट द वेइंग एरर्स में बी नेग्लिजिबल। तो हाई रिलेटिव मोलर मास यानी कि वो जरा हेवी होना चाहिए। हेवी मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। रिलेटिव वर्ड कहां पर यूज होता है, कंपेरेटिव बेसिस पे। कंपेरेटिव बेसिस पे यानी जिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हो, उनके कंपैरिजन में आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड का डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि वो मच मोर स्टेबल होता है, और वेइंग बैलेंस पर जो उसकी वेइंग करते वक्त जो एरर्स आते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। इट शुड बी रैपिडली सोल्यूबल, वो तुरंत डिसॉल्व भी होना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट शुड आल्सो बी कंपैटिबल विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शंस विथ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। उनके साथ भी वो कंपेटेबल होना चाहिए, वरना आप उनको स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाओगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को एक पर्टिकुलर प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके। तो फिर ऐसे प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या फायदा जो दूसरों को स्टैंडर्डाइज ही ना कर सके, राइट, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही वही है। इसलिए आपका जो भी जिस भी केमिकल को आप एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो, इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंडर्डाइज द सेकेंडरी सॉल्यूशंस। उसके बाद चलिए देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। It is the substance that gives a solution whose concentration cannot be determined from the weight of the substance dissolved. It is determined by titration against a primary standard solution. तो ये ऐसा सब्सटेंस है जिसके कॉन्सेंट्रेशन की गारंटी नहीं दी जा सकती, ये थोड़ा सा चेंज होते रहता है, ओके। और इसी वजह से जब आप इसको वे करते हो, जैसे देख लीजिए अभी यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दिए हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, जिसमें NaOH, KOH, HCl, H2SO4 जैसे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। और ये बहुत ही कॉमनली नोन मॉलिक्यूल्स है, राइट, हम सब लोग जानते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये थोड़े से अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। NaOH और KOH हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक है इसकी वजह से क्या होता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ताकि वो खुद आयोनाइज हो सके, खुद को डिसॉल्व कर सके, राइट। तो इसकी वजह से जब आप वेइंग कर रहे हैं और आपने समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स ऑफ NaOH ले लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने भले ही वेइंग बैलेंस पे 10 ग्राम लिया हो लेकिन 100% आपको 10 ग्राम NaOH मिला है। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह वगैरह, ये सारे जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और नॉर्मेलिटी मोलरिटी का कैलकुलेशन जब भी करते हैं ना, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है आपको, कि NaOH जो हम यूज कर रहे हैं, KOH या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो हम यूज कर रहे हैं वो 100% प्योर है। लेकिन इन रियलिटी दैट इज नॉट नेवर द केस। रियलिटी में 100% प्योर कभी कोई चीज नहीं होती, उसमें थोड़ी ही सही लेकिन इम्प्यूरिटी जरूर होती है। और वो इम्प्यूरिटी की वजह से थियोरेटिकली स्पीकिंग आपका इक्वेशन में काफी सेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली सेंस नहीं होता। आप प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को अगर आपको साथ में लाना है तो उनमें जो जो गैप्स है उनको आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है। और यही आपको इस सिचुएशन में देखने को मिलेगा, जहां पर कि हम जानते हैं NaOH, KOH स्टेबल नहीं है। HCl और H2SO4 तो गैसेस हैं, दे आर द गैसेस दैट हैव बीन बबल्ड थ्रू वाटर टू मेक दैट एसिड इन द लिक्विड फॉर्म, राइट। इनको तो लिटरली बबल किया गया है, सो दीज आर गैसेस प्रेजेंटेड इन अ लिक्विड फॉर्म। तो ये भी अगेन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि HCl H2SO4 में से फ्यूम्स निकलते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली। सो दोस फ्यूम्स आर एक्चुअली HCl fumes, H2SO4 fumes which are leaving the solution on a continuous basis। तो
कुछ दिनों के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो ही जाएगा ना। जो स्टार्टिंग में जो फ्रेश HCl की बोतल है जब आप ओपन करते हो तब के कॉन्सेंट्रेशन में और 3 महीने बाद का जो HCl है सेम बोतल में रखा हो उसके कॉन्सेंट्रेशन में स्लाइट डिफरेंस तो होगा। तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। और जो लेबल क्लेम है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इनका नेचर अनस्टेबल होता है, ये थोड़े से रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, राइट। तो इसीलिए इनको स्टेबल करने के लिए इनका सोल्यूशन बना दिया जाता है क्योंकि सोल्यूशन में ये स्टेबल फॉर्म में होते हैं। और सॉल्यूशन में अगर ये स्टेबल फॉर्म में आ गए तो फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि उनका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है और फिर वो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको स्टेबल माना जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, एटलीस्ट रैपिडली रिएक्ट तो नहीं करेगा कम से कम। सो फॉर द पर्पज ऑफ द टाइट्रेशन इट विल बी स्टेबल इनफ, आप ऐसा कह सकते हैं। हमारा काम निकल जाए बस इतने स्टेबल तो हो ही जाते हैं सोल्यूशन फॉर्म में। और इसलिए हम इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह यूज करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स भले ही स्टेबल ना हो लेकिन हम उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, वो सॉल्यूशन कम से कम 24 घंटे तक तो स्टेबल रहेगा। और फिर विद इन दैट टाइम व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल यूज इट टू स्टैंडर्डाइज, we will use it to analyze our unknown sample, right? And we will also use the same solution to titrate against the primary standard so that we can calculate the exact concentration that we have made. तो ये रिलेटिव कैलकुलेशन से थोड़े से आर्बिट्ररी होते हैं। आगे जब हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें आपके ज्यादा और साफ साफ समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड देख लेते हैं। इट इज नॉट वेरी प्योर, ये तो हमने डिस्कस किया कि ये ज्यादा प्योर नहीं होते हैं। इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, अफेक्टेड बाय CO2 एंड कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। क्लियर, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आसानी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट का, ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और CO2 के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इट डिजोल्व स्लोली, ये यूजुअली स्लोली डिजोल्व करते हैं। लेकिन NaOH KOH जैसे जो मॉलिक्यूल्स है इवन दो दे आर रिलेटिवली स्लोअर बट दे आर स्टिल गुड इनफ, फिर भी वो काफी क्विक है। HCl H2SO4 तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है तो उनमें कोई ये इश्यू नहीं है। तो एज फार एज वाटर बेस्ड टाइट्रेशन है तो उसमें वो एकदम आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होता है ना उनका पर्पस थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का रोल हमने देखा, प्राइमरी स्टैंडर्ड का रोल क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को रेडी करना फॉर टाइट्रेशन, राइट। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है, क्योंकि हर जगह पे प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस यू हैव टू चेंज योर सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड दैट सेकेंडरी स्टैंडर्ड विल बी कैलिब्रेटेड और स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड इसी वजह से स्पेसिफिक होते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कोई और सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा और किसी और केमिकल रिएक्शन में दूसरा ही कोई नया अलग से सेकेंडरी स्टैंडर्ड को लाया जा सकता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड वहीं पे रहेगा क्योंकि वो सिर्फ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के साथ डील करता है। अब हम आ गए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर, जिसको हम जिसका एक पर्टिकुलर पार्ट है टाइट्रेशन, जो हम आज पढ़ेंगे। तो टाइट्रेशन में उतरने से पहले उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना और पता होना जरूरी है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ये अलग अलग टर्म्स है टाइट्रेशन से रिलेटेड, वो पहले समझ लेते हैं। तो टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन इज अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। एनालाइट मतलब अननोन सैंपल, उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। आप कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे डिटरमाइन करोगे, उस एनालाइट को आप केमिकली रिएक्ट करवाओगे ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, राइट। और उनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके प्रोग्रेस पर या फिर उसके कंप्लीट होने का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के बेसिस पर आप ये डिटरमाइन करोगे कि आपका जो भी एनालाइट है, जो भी सैंपल है आपके पास, उसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, तो यही बेसिक पॉइंट है टाइट्रेशन का कि इट इज अ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस मतलब एक अननोन पैरामीटर का यूज करके दूसरा नोन एक नोन पैरामीटर का इस्तेमाल करके एक दूसरे अननोन पैरामीटर का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया जा रहा है थ्रू केमिकल रिएक्शन। इसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं और ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि क्वांटिटी से रिलेट करता है, दिस इज नॉट क्वालिटेटिव। ओके, दूसरा है टाइट्रेंट, रिएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन विच इज टेकन इन ब्यूरेट। आपको याद होगा यूनिट चैप्टर में हमने वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसमें ब्यूरेट को डिस्कस किया था। तो ब्यूरेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक लंबी सी ट्यूब जैसा होता है, उसके ऊपर ग्रेजुएटेड मार्किंग्स होते हैं अप टू 50 ml, डिपेंड करता है वैसे किस तरह का ब्यूरेट आप यूज कर रहे हो, 50, 75 ml, आई हैव सीन अप टू 100 ml ब्यूरेट्स, डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग आप मार्केट में यूज कर सकते हो जो चाहे वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यूजुअली 50 ml का सफिशिएंट होता है, लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड आपको 50 ml का देखने मिलेगा। रिएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन विच इज टेकन इन ब्यूरेट, तो इस ब्यूरेट में हम ऐसा सॉल्यूशन भरते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से पता है, यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भरते हैं। ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भरते हैं नॉर्मल टाइट्रेशन में। फिर आता है एनालाइट या फिर टाइट्रेंट। अब ये टाइट्रेंट
और टाइट्रेंड ये एकदम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो जब मैं बात करूंगा तो मैं एनालाइट वर्ड यूज करूंगा। ध्यान में रखिएगा कि जब मैं एनालाइट वर्ड यूज करता हूं तो अगला टर्म है टाइट्रेंड विथ डी। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि टाइट्रेंट और टाइट्रेंट जब इसके बारे में वर्बली बात की जाती है तो उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जिस वजह से सुनने वाले के मन में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एनालाइट वर्ड यूज करें टाइट्रेंट के लिए, क्योंकि फिर इससे कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं रहता है। तो आप जानेंगे कि टाइट्रेंट यानी कि जो ब्यूरेट में डाला जाता है, और एनालाइट यानी वो जो आयोडीन फ्लास्क या फिर जिसको हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, उसके अंदर जिस केमिकल को या सब्सटेंस को लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टाइट्रेशन, उसको हम एनालाइट कहते हैं। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच कंप्लीट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड। अब आपके पास एक अननोन सैंपल है और आपके पास एक नोन रिएजेंट है जो आपने ब्यूरेट में भरा है। अब इन दोनों का आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। यूजुअली टाइट्रेंट और एनालाइट का जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है ना यूजुअली। तो एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जैसे जैसे आप एक एक ड्रॉप उसके अंदर एसिड के अंदर बेस या फिर बेस के अंदर एसिड डालते जाओगे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता जाएगा, वो कंज्यूम होता जाएगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये जनरल केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा। तो जैसे जैसे आप बेस के अंदर एसिड या एसिड के अंदर बेस डालते जाएंगे ड्रॉप वाइज, तो वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा, उसमें सॉल्ट और वाटर बनता जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनता जाएगा। और ये केमिकल रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक आपका जो अननोन सैंपल है उसके अंदर का जो केमिकल है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। जिस पॉइंट पर वो पूरा कंज्यूम हो चुका है और उस समय पर उस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स बचे हैं, यानी कि आपका एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर है, वो पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि दैट इज द पॉइंट व्हेन ऑल द केमिकल रिएजेंट बोथ टाइट्रेंट एंड एनालाइट हैव बीन कंज्यूम्ड कंप्लीटली। तो केमिकल रिएक्शन आपकी पूरी हो चुकी है इस पॉइंट पर, उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? एक्सिलरी रिएजेंट्स यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल है जो आपको आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हुई कि नहीं हुई इससे रिलेटेड इंडिकेशन देता है विजुअल बेसिस पे, राइट। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ विजुअल इंडिकेटर। ये विजुअल इंडिकेशन देता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सो यू नो दैट यू नीड टू स्टॉप द टाइट्रेशन प्रोसेस। ये एक दो तीन ड्रॉप्स इसके अंदर डाले जाते हैं। इंडिकेटर्स को इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट एट दिस पॉइंट। और फिर एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट वो पॉइंट है जब, जैसा कि हमने देखा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे सब कुछ कंज्यूम हो चुका है, राइट, तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर है। तो इसी समय अगर आप ब्यूरेट में से कोई वन ड्रॉप भी सिंगल डालते हो अंदर, तो क्या होगा? आइदर ब्यूरेट में जो भी है ना वो केमिकल है रिएजेंट, वो आइदर एसिड है या बेस है। तो जब वो अब गिरेगा अंदर तो वो पीएच सडनली चेंज कर देता है उस सॉल्यूशन का। क्यों? वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि अब उसके साथ रिएक्ट करने के लिए उसका जो अपोजिट केमिकल स्पीशीज है वो प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। सो इट हैज नो वन टू रिएक्ट विद, सो इट स्टेज इन एग्जिस्टेंस। और जिस तब तक उसका एग्जिस्टेंस है तब तक वो पीएच को मॉडिफाई कर देता है। और वो पीएच मॉडिफिकेशन जब होता है तो हर इंडिकेटर का, हर केमिकल इंडिकेटर का अपना अपना एक स्पेसिफाइड पीएच रेंज होता है जिसमें अपना खुद का कलर वो चेंज करता है। और ये जो ब्यूरेट में से जो हम नो रिएजेंट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन जो ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से जो पीएच में डिफरेंस आता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड विजुअली बाय इंडिकेटर। तो इंडिकेटर विजुअली उसको एक्सप्रेस कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि हमारा टाइट्रेशन का केमिकल रिएक्शन पूरा हो गया है। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो इक्विपमेंट यूज होता है वो कौन सा है। आपके सामने यहाँ पर तीन अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। पहला है ब्यूरेट, और ब्यूरेट के अंदर हम टाइट्रेंट भरते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था। नीचे कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हम एनालाइट भरते हैं और इंडिकेटर को भी ऐड करते हैं। ओके, तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। उसके अलावा ब्यूरेट स्टैंड भी होता है जिसको यूज किया जाता है। ये बहुत बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है जो आपको किसी भी केमिकल लैब में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की जैसे मैंने बात की है, इंडिकेटर जैसा आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते पर आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन कर दोगे, राइट टर्न लेना है तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर दोगे, अगर आपको साइड में पार्क करनी है गाड़ी तो आप इमरजेंसी पार्किंग वाले लाइट्स चालू कर दोगे, राइट, ताकि सबको पता चले कि ये गाड़ी रुकी हुई है। तो ये इंडिकेटर्स काम क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर सिग्नल देने का काम करते हैं। उसी तरह से हम केमिकल रिएक्शन में भी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, और इंडिकेटर्स का काम ये होता है कि हमें बताना कि केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और ये एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। केमिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीएच अपना कलर चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि टाइट्रेशन एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो पीएच किसी भी साइड में टिल्ट होने लगेगा। अगर आप बेस ऐड कर रहे हो तो पीएच
7 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप एसिड ऐड कर रहे हो तो पीएच 7 के नीचे आ जाएगा, 0 to 7 के बीच में। तो ये जो पीएच में चेंज हो रहा है, इस चेंज को ये इंडिकेटर रिएक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली एक कलर अज्यूम करते हैं, और उस कलर के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका रिएक्शन का एंड पॉइंट आया कि नहीं आया। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसको आप यूज कर सकते हो किसी भी टाइट्रेशन रिएक्शन में। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग जितने भी केमिकल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं पहले से, सभी का एक प्रॉपरली मतलब एक ऐसा तैयार किया हुआ मिक्सचर होता है। और क्योंकि हर इंडिकेटर का अपना अपना पीएच रेंज है, और उसको इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस तरह से मिक्स किया गया है कि हर पीएच पे कोई ना कोई कलर दिखाएगा ये, राइट। तो जब हम हमारी सीरीज में एक हम पीएच मेट्री से रिलेटेड चैप्टर करने वाले हैं, उसमें ये और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे पीएच चेंज होता है, वैसे वैसे इंडिकेटर का कलर भी चेंज होता है, और हर इंडिकेटर का अपना अपना स्पेसिफिक नेचर होता है। ऑलराइट, तो इन सभी नेचर्स का फायदा उठाकर एक कॉकटेल बनाया जाता है इंडिकेटर्स का, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब जो सोलो इंडिकेटर्स है, उनमें सबसे पॉपुलर है फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन एक बेसिक एनवायरनमेंट को इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा भी है 8.3 से लेकर 10 तक जो पीएच वैल्यू होती है 8 उसमें जो कलर आता है उसको एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो इसको आप तब यूज कर सकते हैं, इस फिनोल्फथैलिन को, जब आपकी ब्यूरेट में बेसिक हो। आपका जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो ब्यूरेट में नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला केमिकल है ना, वो अगर आपका बेसिक नेचर का है तो आप फिनोल्फथैलिन यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो एसिड आपका कंज्यूम हो चुका है और बेस भी कंज्यूम हो चुका है, फिर आप ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज जब बेस ऐड करते हो तो पीएच बढ़ेगा। जब पीएच बढ़ेगा तो 8.3 से 10 के बीच में जब पीएच आ जाएगा तो इसका कलर चेंज आएगा, और तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई है। तो अगर लेकिन आप उसके उल्टा अगर टाइट्रेशन कर रहे हो, आपके पास बेस है और बेस में आपने एसिड ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर रहे हो, तो ये फिनोल्फथैलिन आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि एसिडिक जो पीएच रेंज है उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। सो यू हैव टू यूज फिनोल्फथैलिन ओनली इन सर्कमस्टेंसेस वेयर द सॉल्यूशन इन द ब्यूरेट इज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली मिथिल ऑरेंज है, थाइमोल ब्लू है, इनकी भी अपनी अपनी रेंज है। मिथिल ऑरेंज की एसिडिक रेंज में कलर इंडिकेशन देता है 3.1 से लेके 4.4 तक, यहाँ पर बीच में येलोइश रेंज। तो ये बाकी फिर आगे कंटिन्यू होती है। तो अगर आप एनालाइट आपका बेसिक है और टाइट्रेंट आपका एसिडिक है तो फिर आप मिथिल ऑरेंज यूज कीजिए। सिमिलरली थाइमोल ब्लू के दो एक्टिव रेंज है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो आप दोनों सिचुएशंस में थाइमोल ब्लू को यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, जो 6 पीएच से लेके 7.6 तक, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक से स्टार्ट होता है और बेसिक में भी ये थोड़ा सा दोनों साइड में है, एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन के आसपास, तब आप ब्रोमोथाइमोल ब्लू भी यूज कर सकते हो। और फिर फिनॉल रेड है, जो 6.4 से 8.4 के बीच में एक्टिव होता है, यानी कि फिनोल्फथैलिन की तरह फिनॉल रेड भी काम करता है, तब जब आपका टाइट्रेंट जो है वो बेसिक नेचर का है। अब देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल, स्टैंडर्डाइजेशन के प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि जब तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है इसका कोई फायदा नहीं है जब अगर हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना देखें। तो एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन हमने प्लान किया है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको लेबोरेटरी में भी आप चाहे तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो इलिस्ट्रेशन है, इसका टाइटल है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH विद KHP। KHP यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ये हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की जो लिस्ट देखी थी उसमें ये सबसे टॉप पर था, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और NaOH जो था वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिस्ट में सबसे टॉप पर था। तो हमें एक ऐसा टाइट्रेशन करना है सपोज, जिसमें हमें NaOH की जरूरत है, राइट। तो हम क्या करेंगे, NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं NaOH स्टेबल नहीं है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें यूज करने से पहले एग्जैक्टली डिटरमाइन करना होगा, वरना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमें NaOH को स्टैंडर्डाइज करना होगा KHP के साथ, जिसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रैक्टिकल है, और इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से स्टेप पर हम क्या क्या करेंगे, एक जनरल समराइज्ड फैशन में आप यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 500 ml वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद हम KHP का सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद इक्विपमेंट को सेटअप करेंगे, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ टाइट्रेट एंड एनालाइट एंड इंडिकेटर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट एक बार सेटअप हो जाए तो हमारा जो टाइट्रेंट है और एनालाइट है उनको उनके रिस्पेक्टिव इक्विपमेंट में हम पोर करेंगे, और फिर ग्रेजुअल एडिशन करेंगे टाइट्रेंट का एनालाइट इंडिकेटर मिक्सचर में, और वेट करेंगे एंड पॉइंट के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH विद KHP। तो यहाँ इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको याद होगा कैलकुलेशंस में एक ही वेरिएबल अगर अननोन हो तो उसको कैलकुलेशन किया जा सकता है,
राइट, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है वो हमें पहले कलेक्ट करनी होगी, वरना फिर कोई फायदा नहीं, आप एनएओएच का कॉन्सेंट्रेशन ही डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जो भी हमें रॉ डेटा चाहिए पहले से, वो रॉ डेटा हम कलेक्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है और इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है एनएओएच का, 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH when dissolved in 1 liter of NaOH solution will give you 1 molar NaOH solution। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप भी हम जानते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब NaOH का एसिडिटी क्या है, एन वैल्यू कितना है, 1 है, तो डिवाइड बाय 40 कर, 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी कि क्योंकि NaOH मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही OH माइनस निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमेशा इक्वल रहेगी। और सेम सिचुएशन पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की भी है, वो भी एक ही, उसके जो एन वैल्यू है वो भी एक ही है, 1 है। इस वजह से उसका जो ग्राम मोलिकुलर मास है जो हमने डिवाइस किया है 204, यहाँ पर हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट होता है बाय द वे। 39 जो है वो पोटेशियम का एटॉमिक मास है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, अगेन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर आ गया। देखिए एग्जैक्टली इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। इन्हीं वैल्यूज को हमने ऐड किया। अब क्योंकि 8 कार्बन है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एक सिंगल कार्बन के एटॉमिक मास को, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल वैल्यू हमें मिली 204। और क्योंकि इसकी एन वैल्यू 1 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी 204 हो जाएगा। अब देखिए मैंने पहले भी ये बात बताई है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते वक्त ये हमेशा स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन होता है। आपको इक्विवेलेंट वेट एक रिलेटिव वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट वेट बदल जाएगा अगर केमिकल रिएक्शन बदलती है। इक्विवेलेंट वेट पूरी तरह से डिपेंड करता है किस बात पर, केमिकल रिएक्शन पर। समझ लीजिए, अगर जस्ट हाइपोथेटिकली समझ लीजिए, NaOH प्लस 2 होता है यहाँ पर, 2KHC8H4O4। तो इसका मतलब ये होता कि एक NaOH मॉलिक्यूल से आप दो ऑक्जेलिक KHP के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ NaOH विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ KHC8H4O4, राइट। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि NaOH का जो N वैल्यू है वो 2 हो जाता, क्योंकि इट इज कंज्यूमिंग 2, एंड सिंस इट इज कंज्यूमिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, उसकी एन वैल्यू 2 होती। इसका मतलब ये जो 40 है ना, 40 डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि सिर्फ 20 ग्राम NaOH आता। सिमिलरली अगर ये उल्टी सिचुएशन होती, समझ लीजिए अगर 2 NaOH प्लस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट होता, तो आपको ये 204 को 2 से डिवाइड करना पड़ता। तो जिस तरह से केमिकल रिएक्शन चेंज होती है उस तरह से आपका इक्विवेलेंट वेट भी चेंज होता है। इसका कारण ये है कि आपको ये दोनों को ऐसे मिक्सचर बनाना है कि दोनों प्रॉपर्ली कंज्यूम हो जाए, कुछ वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक तो NaOH बच जाएगा आखिर में, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट बच जाएगा केमिकल रिएक्शन में। तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट इज वेस्टफुल प्रैक्टिस। और उतना ही नहीं, लेकिन कई सारी केमिकल रिएक्शंस में अगर आपके रिएक्टेंट बच जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम करते हैं, या फिर इवन आफ्टर योर वर्क इज डन दे स्टिल कीप ऑन रिएक्टिंग विद अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स मेकिंग इट अनस्टेबल, राइट। इससे बचने के लिए आपको मोलैरिटी और इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे जो कंपैरिजंस करने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये पता चला है कि NaOH और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 40 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 204 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम NaOH और 204 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो ये परफेक्टली रिएक्ट होंगे, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी बचेगी नहीं। दैट इज व्हाट इक्विवेलेंस वेट इज ऑल अबाउट। तो अब हमें हमारा जो रॉ डेटा था वो हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अब सॉल्यूशन बनाना है NaOH का। तो हम जानते हैं कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम समझते हैं, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि वन नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनता है। हमारा टारगेट क्या है भूलिएगा नहीं, वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन हमें याद है, when 1 gram equivalent of any solution, 1 gram equivalent of any solution is dissolved to make a solution of total volume that is 1 liter, you can say that that solution is 1 normal। तो ऐसे ही हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जानते हैं NaOH का, पिछले स्लाइड पर हमने कैलकुलेट किया था, और वो है 40 ग्राम्स। तो इसका मतलब है आप 40 ग्राम NaOH लीजिए, उसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व कीजिए और फिर वॉल्यूम मेकअप कीजिए अप टू 1 लीटर। तो वो सॉल्यूशन जो आपका बन जाएगा वो NaOH का होगा, वन नॉर्मल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, ये हम कर रहे हैं लेकिन ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड एक्यूरेट नहीं होते हैं, इनमें इंप्योरिटीज होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि आप
जब 40 ग्राम NaOH मेजर कर रहे हो तो वो 100% 40 ग्राम 100% NaOH नहीं होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट आल्सो। तो हैविंग सेड दैट, अब हम जानते हैं कि हमें 40 ग्राम NaOH 1 लीटर में डिसॉल्व करना है, तो हमें क्या मिलेगा, वन नॉर्मल NaOH सोल्यूशन मिलेगा, और ये अप्रोक्सीमेट मिलेगा। ये जो सोल्यूशन बनेगा ना, इसकी नॉर्मलिटी एग्जैक्ट वन नॉर्मल नहीं होगी, वन नॉर्मल से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। बट NaOH हैज 96% प्योरिटी, लेकिन हम लेवल क्लेम से जानते हैं कि हमारे पास जो NaOH है वो तो 96% प्योर है सिर्फ, राइट। तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये वैल्यूज जो वेट हम लेते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट हो सकता है, लेकिन आपने एग्जैक्टली कितना वेट लिया था ये आपको नोट करके रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में आप क्वांटिटी भले ही कम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली कितनी कम हुई है या फिर कितनी ज्यादा हुई है वो मेंशन करना जरूरी होता है, ताकि एरर ना आ जाए आपके कैलकुलेशन के बीच में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम समझते हैं NaOH का जो प्योरिटी है वो 96% है, राइट। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 20 ग्राम अगर NaOH लेंगे तो हमें एक्चुअली 20 ग्राम NaOH नहीं मिलेगा, उसके साथ 4% इम्प्यूरिटी भी तो आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट 20 ग्राम NaOH चाहिए। तो प्योर 100% प्योर 20 ग्राम NaOH के लिए हमें जो प्रैक्टिकली जो NaOH अवेलेबल है हमारे पास, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं 22 ग्राम फॉर 500 ml, क्योंकि 1 लीटर में 40 ग्राम था, तो 500 ml में 20 ग्राम हो गया, और उसमें प्लस 2 ग्राम हमने अप्रोक्सीमेटली ऐड कर दिया, ये सोचकर कि ये जो इम्प्यूरिटीज है उनको कंपनसेट करने का काम करेगा। इसको डिसॉल्व कर दीजिए और 500 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इस तरह से आपके पास बन गया है। इसको अब आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो KHP का इस्तेमाल करके। अब KHP का सॉल्यूशन बनाएंगे हम। देखिए टाइट्रेशन कैसा होता है, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, आपने देखा कि आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपका एनालाइट है, तो इस सिचुएशन में योर KHP इज गोइंग टू बी एनालाइट, ओके, और टाइट्रेंट जो है आपका NaOH होगा। अब क्योंकि आप KHP का सॉल्यूशन बना रहे हो और जब टाइट्रेशन हो रहा है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो एनालाइट आप यूज कर रहे हो उसका क्वांटिटी कितना है। ओके, तो KHP के कितना वेट आप ऐड कर रहे हो ये यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि NaOH जब टाइट्रेशन के दरमियान जब उस कोनिकल फ्लास्क में गिरेगा, जब हम ऐड करेंगे तो इट विल रिएक्ट विद KHP, इट विल नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है कि एग्जैक्ट वेट KHP का कितना यूज हो रहा है हम ठीक से नोट करें, और इसके लिए हम जो परसेंट प्यूरिटी का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। लेकिन परसेंट प्यूरिटी और फॉर्मूला में काफी सारे वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज है वो हमें देखना होगा। तो देखिए हमारे पास रॉ डेटा क्या क्या अवेलेबल है पहले से। परसेंट प्यूरिटी ऑफ KHP इज 99%, तो ये तो लेवल क्लेम के साथ आया है, क्योंकि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है ना, इट इज हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म, वो सर्टिफिकेट के साथ आएगा, उस पर लिखा होगा कि ये 99% प्योर है, सो वी नो व्हाट इज द प्योरिटी। ब्यूरेट रीडिंग NaOH की 20 ml, अब ये 20 ml है ना, अप्रोक्सीमेट है। आप KHP देखिए, NaOH का और KHP का रिएक्शन होने वाला है, ओके। आप चाहते हैं कि बस ऐसा क्वांटिटी में KHP का लूं कि मेरा अप्रोक्सीमेट वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ उसका एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 20 ml के आसपास आ जाए। देखिए ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये ब्यूरेट रीडिंग कहाँ से आ गई, ये अप्रोक्सीमेट ब्यूरेट रीडिंग है। ये हमने आर्बिट्ररली कंसीडर कर लिया कि हमारा जो रीडिंग है वो 20 ml के आसपास आना चाहिए जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, और 20 ml के आसपास रीडिंग आए इस हिसाब से हम KHP को मेजर करेंगे। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आपने डायरेक्ट भी वेट ले लिया KHP का, तो भी हो सकता है टाइट्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो इक्विपमेंट से रिलेटेड है, और वो क्या है, आपका ब्यूरेट। ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम है NaOH का वो आपको देखना होगा, राइट। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर बहुत ज्यादा KHP आपने ले लिया तो पूरा ब्यूरेट खाली हो जाएगा आपका, लेकिन आपका एंड पॉइंट रीच नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज टू मच KHP टू न्यूट्रलाइज। तो आपको बैलेंस स्ट्राइक करना है, आपको आपके कोनिकल फ्लास्क में से इतनी ही क्वांटिटी लेनी है एनालाइट की जिसको न्यूट्रलाइज करने का और एंड पॉइंट तक रीच करने का पोटेंशियल उस उतने लिक्विड में है जितना लिक्विड आप ब्यूरेट में भर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए कि ये जो 20 ml जो है ना, ये आर्बिट्ररली हमने डिसाइड कर लिया कि मेरी रीडिंग 20 ml के आसपास आनी चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कितना KHP लेना होगा, राइट। और इसी में दूसरा जो एक और नोन इन्फॉर्मेशन है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, जो अप्रोक्सीमेट है, हम जानते हैं कि ये वन है, क्योंकि ये इस स्लाइड पे जितने कैलकुलेशन दिए ना ये सारे हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, तो वैल्यूज भी हाइपोथेटिकल है, 20 ml हाइपोथेटिकल है, वन नॉर्मल हाइपोथेटिकल है, ये सिर्फ फैक्चुअल है जो उसका इक्विवेलेंट वेट है, ग्राम इक्विवेलेंट, और प्यूरिटी भी फैक्चुअल है। ओके, तो हमने क्या किया कि
आर्बिट्ररी वैल्यूज का इस्तेमाल करके, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का इस्तेमाल करके ये डिटरमाइन करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली कितना केएचपी मुझे यूज करना चाहिए फॉर टाइट्रेशन पर्पस। तो परसेंट प्यूरिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, यानी कि जो ब्यूरेट में जो आपने लिक्विड भरा है, इस केस में NaOH, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनालाइट यानी कि KHP, टोटल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड वेट ऑफ और वॉल्यूम ऑफ एनालाइट। अब इस इक्वेशन की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ वैल्यूज को हमने अज्यूम कर लिया है, कुछ वैल्यूज हमें पहले से पता है। सारी वैल्यूज को आप फीड कीजिए, इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए, तो आपको कुछ इस तरह का ये मिलेगा कि वेट ऑफ KHP इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 204 टोटल डिवाइडेड बाय 10 into 99। फाइनली इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.12 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल गया है कि आपको 20 ml के आसपास अगर न्यूट्रलाइजेशन पूरा कंप्लीट करना है तो आपको 4.12 ग्राम ऑफ KHP लेना होगा। इसको भी हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि इस बात पर, इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिए कि सारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, राइट। ये प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही प्रोसीजर आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें फॉलो होने वाली है। तो उसमें और इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना सीखना है। ओके, तो वी टेक वेट ऑफ KHP इज इक्वल टू 4 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। तो हमने क्या कर लिया, इसको राउंड अप कर लिया। अब ये राउंड अप आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो 4.5 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो एग्जैक्टली 4.12 लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस है। ओके, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम लेना है, तो आपने अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम लिया। लेकिन अगेन मैं बात कहूंगा, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, लेकिन आप एक्चुअली जब KHP का वेट करोगे, उसको जब वेइंग करोगे, तो एग्जैक्टली जो वेट आप यूज कर रहे हो KHP का वो आपको लिखना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में यूज होगा, राइट। तो 4 ग्राम ऑफ KHP अप्रोक्सीमेटली प्लस 80 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू KHP सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इस तरह से बनेगा कि आप 4 ग्राम KHP ले लीजिए, उसमें 80 ml पानी डाल दीजिए, उसमें जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा और पानी डालिए, और यही आपका KHP का सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए पानी कितना डाल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि आपका जो NaOH है वो KHP के साथ रिएक्ट करने वाला है, पानी के साथ नहीं। एंड पॉइंट तभी रीच होगा जब KHP पूरा कंज्यूम हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत ज्यादा पानी भी ना डालें। इसका कारण ये है कि आपका जो इंडिकेटर आपने ऐड किया है उसके अंदर, उस इंडिकेटर वो कलर बेस्ड विजुअल डिटेक्शन है, राइट। तो बहुत ज्यादा अगर पानी का वॉल्यूम होगा तो जो कलर का जो इंटेंसिटी है वो आपको शायद ना दिखे, एंड पॉइंट आ जाएगा लेकिन आपको जल्दी समझ में ना आए वो पॉइंट। ऐसा होता है जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर आप क्या करोगे कि 100 ml तक या मे बी एट मैक्स 150 ml तक की सॉल्यूशन को डाइल्यूट कीजिए, उससे ज्यादा डाइल्यूट मत कीजिए। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ KHP सॉल्यूशन। तो KHP सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिए कि मेरा ब्यूरेट रीडिंग 20 ml के आसपास आना चाहिए, मेरा NaOH सॉल्यूशन जिसके अगेंस्ट में KHP को सॉल्यूशन को टाइट्रेट करूंगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 नॉर्मल है। तो ये जो हाइपोथेटिकल वैल्यूज है इनको ध्यान में रखते हुए हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया और उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया कि हमें एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी KHP का यूज करना चाहिए। ऑल राइट, तो समझ लीजिए अगर ये 0.5 होता नॉर्मेलिटी तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, अगर ये 2 नॉर्मल होता तो ये वैल्यू डबल हो जाती फिर, क्योंकि NaOH जितना स्ट्रांग है उतना ज्यादा KHP डालना पड़ेगा, NaOH जितना वीक है उतना कम KHP डालना पड़ेगा। तो ये इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हमारे चैनल पे KHP के टाइट्रेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। मैं आपको कहूंगा कि इस समय पर आप ये स्लाइड, इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और वो टाइट्रेशन का वीडियो अगर देख लीजिए आप, अगर आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि एग्जैक्टली लेबोरेटरी में किस तरह से टाइट्रेशन होता है। अब क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो केमिकल लैब्स में ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि टाइट्रेशन किस तरह से होता है, तो उनके लिए इमेजिन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इंटरनेट पर भी ऐसी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है जिनको आप देख सकते हैं एग्जैक्टली टाइट्रेशन कैसे होता है वो देखने के लिए। तो एक बार आपने वो वीडियो देख ली तो आप वापस आइए और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी, आपको काफी एक्सपोजर है टाइट्रेशन का, तो फिर नेचुरली यू डोंट नीड टू वॉच द वीडियो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, अब इस स्लाइड पर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपने प्रैक्टिकली अभी टाइट्रेशन कर लिया। आपने क्या किया, आपने जो KHP का वेट डिसाइड किया था, वेट कितना था 4 ग्राम, वो 4 ग्राम का KHP लिया आपने कोनिकल फ्लास्क में, उसके अंदर आपने 80 ml वाटर डाला, फिर आपने वॉल्यूम ठीक से एडजस्ट करके उसके अंदर इंडिकेटर भी डाल दिया, आपके KHP का सॉल्यूशन बन गया। आपके ब्यूरेट में आपने अप्रोक्सीमेटली 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन भी भर दिया है, वो भी आपका काम हो गया। आपने टाइट्रेशन शुरू किया। टाइट्रेशन कैसे शुरू किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने
ब्यूरेट के अंदर जो अप्रोक्सीमेटली वन नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन है उसको ऐड करना शुरू कर दिया अपने कोनिकल फ्लास्क में विद स्टरिंग अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, ताकि कलर चेंज आपको अच्छे से दिखे। तो जब आप ये करते रहे, एक समय आया जब फिनोल्फ्थालीन जो अपने इंडिकेटर डाला हुआ है उसकी वजह से कलर पिंक हो गया, और जब कलर पिंक हुआ तो आपके समझ में आ गया कि नाउ एंड पॉइंट हैज रीच्ड, सो यू स्टॉप टाइट्रेशन। उस समय पे आपने क्या किया, आपने देखा कि ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई है, तो ब्यूरेट रीडिंग आई है 19.4। अब ये एग्जैक्ट है, ये वैल्यूज आर्बिट्ररी नहीं है। आपने लैब में जब प्रैक्टिकली टाइट्रेशन किया तो कितनी वॉल्यूम आई वो वॉल्यूम अपने यहाँ पे लिखना है, ब्यूरेट रीडिंग लिखना है। और ये वेट भी ये हाइपोथेटिकल नहीं है 4.147, ये एग्जैक्टली वो वेट है जब आपने वेइंग बैलेंस पे जब केएचपी लिया था। आपको फ्रीडम है, आप चाहे तो 4.2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, आपको फ्रीडम है कंप्लीट। लेकिन आपने एग्जैक्टली कितना लिया, फिर आपको अप्रोक्सीमेट रेंज दी गई थी कि 4 के आसपास लीजिए, तो आपने एग्जैक्टली जो लिया वो कितना है 4.147। तो ये जो 4.147 आपने लिया है वो एग्जैक्टली आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर। केएचपी का जो परसेंट प्यूरिटी है वो सर्टिफिकेट पर से आपको पता है 99%, और केएचपी का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 204 ग्राम है, ये भी आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया है प्रीवियसली। अब जो फॉर्मूला पे हमने हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस किए थे केएचपी का सॉल्यूशन बनाते वक्त, सेम फॉर्मूला में अब हम ये एक्चुअल वैल्यूज जो हमें प्रैक्टिकल के थ्रू पता चली है उनको फीड करेंगे, और इसको रीअरेंज करके हमें NaOH की नॉर्मेलिटी मिलेगी टोटल जो है 1.0374। तो हमने जो अप्रोक्सीमेट वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया था NaOH का, उस सॉल्यूशन की एक्चुअल नॉर्मेलिटी क्या है 1.0374। और ये नॉर्मेलिटी हमें कैसे पता चली, क्योंकि हमने परसेंट प्यूरिटी ऑफ केएचपी का जो फॉर्मूला है उसमें जितनी भी नोन वैल्यूज है उन सबको फीड किया। तो ये फॉर्मूला क्या था, ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ टाइट्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, टाइट्रेंट यानी कि ब्यूरेट में का सॉल्यूशन, टाइट्रेंड यानी कि कोनिकल फ्लास्क में का सॉल्यूशन, इसको हम एनालाइट भी कहते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने फीड कर दी। ब्यूरेट रीडिंग कितना है 19.4, वो यहाँ पे लिख देंगे। नॉर्मेलिटी कितना है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अननोन है। इक्विवेलेंट वेट कितना है 204 है, वो लिख दिया। 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय वेट कितना है 4.147, और परसेंट प्यूरिटी 99 है। तो हमें सारी वैल्यूज पता है अदर देन नॉर्मेलिटी, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू percent purity of KHP multiplied by 10 multiplied by weight of analyte divided by burette reading of titrant multiplied by equivalent weight of titrant। यहाँ पे फॉर्मूला में एक गलती हो गई है, प्लीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें ये ब्यूरेट रीडिंग ऑफ टाइट्रेंट होना चाहिए, इट शुड बी टी। ऑलराइट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, दैट इज ए स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो जब हम लेकिन हम वैल्यूज देखेंगे ना, तो वैल्यूज करेक्टली फीड किए गए हैं। ब्यूरेट रीडिंग 19.4 204, और न्यूमरेटर पे है 10 मल्टीप्लाइड बाय 4.147 मल्टीप्लाइड बाय 99। ये जो फाइनल आंसर आता है आपको मिलता है 1.0374। ऑलराइट, इस तरह से आप NaOH का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सारे के सारे जो टाइट्रेशन बेस्ड कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, और इस मेथोडोलॉजी को आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा सा चेंज करके देखिए ना, कोशिश कीजिए कि आपका केएचपी, लेटेस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम कर लीजिएगा आप कि आपका जो केएचपी है वो 50% ही प्योर होता, तो पूरा जो ये जो एक्सरसाइज हमने किया इस पर इसका क्या इम्पैक्ट आता। फिर स्टार्टिंग से आप 99% की जगह 50% ऐड कीजिए, और देखिए क्वांटिटीज किस तरह से चेंज होंगी। अंडरस्टूड। ब्यूरेट रीडिंग आप देख लीजिए, हमने जब स्टार्टिंग में केएचपी का वेट कैलकुलेट किया था तो इस अजम्पशन पे कैलकुलेट किया था कि हमें 20 के आसपास रीडिंग चाहिए। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपको 20 के आसपास नहीं, आपको 10 ml के आसपास रीडिंग चाहिए, तो फिर उसके लिए कितना केएचपी लेना पड़ेगा। तो इस तरह के अजम्पशंस के बेसिस पे आप जरा प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट आता है ओवरऑल प्रोसेस पर इन चेंजेस का। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोसेस की और ज्यादा इंप्रूव होगी, जिससे कि आपको ओवरऑल काफी फायदा होगा जब आप प्रैक्टिकली जब लेबोरेटरी में ये सारे काम करोगे तब। एक बार समराइज करते हैं हम कि हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने स्टैंडर्डाइजेशन पर बात की, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड उनकी डेफिनेशन को हमने स्टडी किया, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस किस तरह से किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइट्रेशन और उसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हमने देखा, जैसे कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, एनालाइट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट इंडिकेटर कैसा होता है, और नॉर्मेलिटी के कैलकुलेशन किस तरह से काम में आते हैं हमारे, वो भी हमने देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मैं आशा करता हूं कि हमारा अगला सेशन में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, और आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।